आज की स्टोरी टाइम ट्रैवल स्टोरी है जिसमें हमारी फीमेल लीड का टाइम ट्रैवल पास्ट टाइम में हो जाता है, ऊपर से एक गोलू मोलू सी फैटी के लड़के के अंदर। और जब उसका टाइम ट्रैवल होता है तो वो एक बंदे के रूम में थी जहाँ पर उसको वन नाइट स्टैंड भी हो जाता है, जिस वजह से पूरे विलेज वाले उसकी फोर्स मैरिज करा देते हैं। अब बेचारी हमारी फीमेल लीड वहाँ पे कैसे सरवाइव करेगी ये तो हमें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड याओ को देखते हैं। याओ जो कि इस वक्त नशे में होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है। सामने पे हमारा मेन लीड मिस्टर फू लेटा हुआ था। यहाँ पर तो मिस्टर फू भी बेहोश होता है, तभी यहाँ पे उसके होश आने लग गया था और याओ भी उसके क्लोज जा रही होती है। फिर यहाँ पर याओ से किस कर देती है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। में याओ बैठकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और कहती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। कहती है कि मुझे याद है मैं जब खाना बना रही थी तब गैस विस्फोट हो गई थी जिससे मैं ऊपर पहुंच गई। क्या मैं यहाँ पर हेवन पे आ गई हूँ। फिर याओ यहाँ पर चारों तरफ देखती है घूर घूर कर, कहती है कि यहाँ पे तो सारा कुछ 70 सेंचुरीज का दिख रहा है। क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आ गई हूँ क्या पास्ट टाइम में। तभी वो सामने पे रखा हुआ मिरर देखती है, उसे देखकर तो वो घबराई गई थी क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करके एक गोलू मोलू सी फैटी सी वुमन के अंदर आ गई थी। यहाँ पे याओ कहती है कि ओ नो मैं तो टाइम ट्रेवल कर एक सुपर फैटी वुमन के अंदर आ गई हूँ और अपने चीक्स को टच करके कहती है कि मेरे चीक्स तो लड्डू जैसे गोल गोल हो गए हैं, ये क्या मजाक है। तभी वो अपने हाथ पीछे गुस्से पे मारती है लेकिन उसका हाथ तो मिस्टर वो के बम पे लगता है, वो तो बेचारा उठ जाता है। याओ तो पीछे देखकर और ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मेरे बेड पे एक मैन कहाँ से आ गया। मिस्टर फू तो यहाँ पर अपने दोनों हाथ से अपने कपड़ों को सही करते हुए वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि फायरे मेरी इज्जत। मिस्टर वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे याओ पीछे से कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। फिर यहाँ पर याओ स्टोरी का प्लॉट याद करती है कि कल रात उसके फियांस ने डिनर के लिए उसे बुलाया था। वो डिनर करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे फियांस ने जानबूझकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया था और बाद में वो मिस्टर फू के भी सर पे कुछ हिट करके उसे भी बेहोश कर देता है। उसका फियांस जो कहता है कि याओ को देखते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मुटकी कहीं की अपनी शक्ल भी देखी है। फिर कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ लिया है। कितना अच्छा हूँ ना मैं, किसी का बुरा नहीं चाहता। फिर उसने उन लोगों को बेड पर लिटा कर वहाँ से चला गया होता है। फिर यहाँ पर याओ तो कल रात का सोचकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और कहती है कि मैंने क्या ही कांड कर दिया है, कल रात मैंने उसे फोर्स किया। तभी यहाँ पे फुआ चाहता है। यहाँ पे याओ कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होने के लिए नहीं कहूंगी। याओ तो यहाँ पर ऐसी बात कर ही रही होती है, तभी यहाँ पर उसका फियांस जो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया और रो रो कर बोल रहा होता है और गुस्से में कहता है कि मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ, मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगा। सारा किया धरा तो उसके फियांसी का था और यहाँ पर वो आकर बस अपना पीछे छुड़वाने के लिए आया था। यहाँ पर तो एक आंटी आकर याओ को बुरा भला सुनाने लग गई थी और कहती है कि कितनी ज्यादा बेशरम मुटकी है ये, और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है। वो कहती है कि आप लोग क्या मैरिज कैंसिल करेंगे, मैं ही अपनी मैरिज कैंसिल करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है जू कि मुझे पता नहीं है कि तुम बस मेरे पैसों के पीछे पड़े थे। यहाँ पर तो जू भी तेवर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा पैसा कब खर्च किया, ज्यादा ज्यादा तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। क्या कहती है कि हमारी एंगेजमेंट हाई स्कूल से ही हो गई थी और तुम्हारा सारा एक्सपेंस मेरे पेरेंट्स उठाते थे, यहाँ तक कि हर एक चीज कॉलेज से लेकर तुम्हारी ट्यूशन फीस तक, यहाँ तक कि तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए मेरे पेरेंट्स ने अपना घर तक बेच दिया। तुम तो एक नंबर के हार्टलेस बदतमीज बेशरम इंसान हो और रही बात मेरी तो मैं अपना संभाल लूंगी, तुम एक यूजलेस बेकार पर्सन हो। यहाँ पर याओ कहती है कि आज तो तूने मेरा बहुत यूज कर लिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर वो जू को बहुत ज्यादा कूटती है। याओ कहती है कि मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। जू की मम कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दोगी क्या। और रही बात मेरे बेटे की, जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो वो तुम्हें पैसे वापस कर देगा। याओ कहती है कि अभी तक कॉलेज की फीस सबमिट नहीं हुई है तो मेरा पैसा भी बचा होगा, तो तुम मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। और इस तरह एक्सक्यूज मत दो, कुछ तो शर्म दिखा दो, मेरे पैसे वापस करो वरना मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। जो कहता है कि मॉम इसके जो पैसे थे इसे वापस कर दो तुरंत। फिर यहाँ पर जो कि मॉम भी टेढ़ा मेढ़ा फेस बनाते हुए उसे दे देती है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। यहाँ पर तो जू जाकर कहते हैं कि मेरी फियांस मिस्टर फू के साथ फिजिकल हुई है। तो सेक्रेटरी कहते हैं कि क्या ये इतना ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ पर सेक्रेटरी भी आकर फू के ऊपर चिल्लाने लग गया था और कहते हैं कि तुम किसी और की फियांस के साथ ये सब कर रहे हो, कितनी ज्यादा शर्म की बात है। पीछे खड़े हुए बंदे कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं मिला, ये मुटकी ही मिली थी। अब तो यहाँ पर फू के ऊपर चिल्लाने लग गए थे। तभी यहाँ पे याओ कहती है कि ये मेरी गलती थी, मैं रंग थी और तभी ये सब हो गया। कल की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगता है कि हम सभी को ही धोखा दिया गया है, फू को अकेले ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी कहते हैं कि ऐसी बात है, तुम लोगों की बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से तुम लोग
मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, अदरवाइज हम कॉमरेड फू को कॉमरेड के पद से हटा देंगे। यहाँ पर फू कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल होने के लिए रेडी हूँ। या तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। बाद में यहाँ पर ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर जैसे ही याओ वहाँ से जा रही होती है तभी पीछे से सेक्रेटरी यहाँ पर जो से बात कर रहे होते हैं। जो कहते हैं कि थैंक यू सो मच सेक्रेटरी, आपने मुझे बचा लिया उस मुटकी से। उस मुटकी के साथ तो मेरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाता। सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट की हेल्प कैसे न करता। वो मुटकी तो कितनी ज्यादा अगली है, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाता। बाहर से ये सारी बातें याओ भी सुन लेती है। यहाँ पे फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि तुम्हें याओ के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। बाहर से याओ सोचती है, अच्छा ये मामला था, तो ये मुझे अब जाके पता चला ये उसकी याओ की वजह से मुझसे भाग रहा था और इतना ज्यादा एक्साइटेड था मुझे छोड़ने के लिए। बाद में यहाँ पर याओ घर आ जाती है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर मैरिज और जो के बारे में पूछते हैं। फिर याओ यहाँ पर उन्हें सब सच बताती है कि कैसे उन्होंने मुझे दवाई खिला दी थी पर कैसे क्या हुआ। उसके पेरेंट्स तो गुस्से में आ जाते हैं, कहते कि कितना बेशरम इंसान था ये, इसको शर्म नहीं आई मेरी फूल सी बच्ची को इतना परेशान करते हुए। क्या कहते कि डोंट वरी फादर, मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी। उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। उसकी मॉम कहती है कि वैसे तुमने उससे मैरिज कर ली है, अब आगे का क्या। क्या कहते हैं कि मैं आगे अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ, फिर मैं देखूंगी अगर हमारा सारा मैटर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ प्लानिंग बनाएंगे। नेक्स्ट सीन में याओ कुछ रेमेडीज और जड़ी बूटियां देख रही होती है जिसमें फैट कम करने के लिए बहुत कुछ था। याओ कहती है कि अब तो मैं आसानी से इस मेडिसिन का यूज करके पतली दुबली सी हो जाऊंगी और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरी पास्ट लाइफ वाली बिल्कुल बॉडी मुझे वापस से मिल जाएगी। फिर बाद में याओ यहाँ पर टिफिन बॉक्स को मिस्टर फू को देने के लिए गई हुई थी। तभी यहाँ पर उसका एक्स फियांस आ जाता है। वो टिफिन को देखकर सोचता है कि वो उसके लिए लेकर आई हुई है और कहते हैं कि हमारी पहले ही एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है, तो तुम मेरे लिए ट्रिक्स लगाना बंद करो। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला और ना ही मैं तुमसे हैप्पी हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हारी और कभी भी नहीं देखूंगा। आज उसके साथ तो यहाँ पर जीजी भी थी। जीजी भी कहाँ ये चुप रहने वाली थी। कहती है कि तुम अभी भी लोगों को चुराने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह यहाँ पे फिर मुंह उठा के आ गई। यहाँ पर याओ को भी अब गुस्सा आ जाता है। याओ कहती है कि तुम बेशरम हो, ये बस एक लंच बॉक्स है और किसने कहा कि मैं इस गधे के लिए लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। मैं ये लंच बॉक्स तो अपने स्वीट से अभी के लिए लेकर आई हूँ। जीजी का मुंह तो अभी भी शांत नहीं होता है। कहती है कि जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ, अदरवाइज तुम्हारे प्रति रूड बिहेव के लिए मुझे ब्लेम मत करना। याओ कहती है कि तुम मुझे ऐसे भगा क्यों रही हो, तुम्हें डर हो रहा है कि मैं इस गधे और तुम्हारे बीच रिलेशन का उंगली उठाऊंगी। जीजी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी तरह दिखती हूँ कि हर जगह मुंह मारती फिरूं? याओ कहती है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पर कसम खाओ कि तुम कभी भी इस गधे से मैरिज नहीं करोगी और कभी भी तुम लोग रिलेशन में नहीं आओगे। जीजी सोचता है कि इसे कैसे पता कि मैं और जीजी रिलेशनशिप में है। तभी जीजी कहती है मुटकी तो ज्यादा मत बोल, और रही बात जीली की तो इसका भी ब्राइट फ्यूचर है, भले ही मैं उसके साथ फ्यूचर में हूँ ये वैसा ही होगा। यहाँ पर तो सभी लोग ही याओ का मजाक उड़ाने लगे थे। कहते हैं कि ये मुटकी अपना वेट नहीं देखती, ऐसे चली आती है मुंह उठा के, और बहुत ज्यादा सभी लोग हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिली कहता है कि तुम दिन भर ठूसती रहती हो और इस तरह फैटी हो गई हो, मैं शर्म नहीं आती फिर भी तुम यहाँ पे मुझसे मुँह चलाने के लिए आई हो। और यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था। तभी यहाँ पर उसका हाथ पिक्चर पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हिम्मत भी मत करना, वो मेरी वाइफ है। जिली का हाथ यहाँ पर छिटक देता है। यहाँ पर याओ सोचती है ये सेकंड टाइम है जब इसने मेरी हेल्प की। यहाँ पर तो जिली जोर जोर से हंसने लग गया था और कहता है कि तुमने इस मुटकी के साथ एक रात क्या बिता ली, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। और कहता है कि वैसे कैसी रही इस मुटकी के साथ तुम्हारी नाइट, बाय द वे तुमने इसे किस कैसे किया होगा। यहाँ पर तो सभी लोग हंसने लगे थे। कहते हैं कि कौन इस मुटकी के साथ सोना चाहता है, हर कोई तो बिल्कुल जीजी की तरह ही गर्ल को चाहता है। जीजी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जीजी भी अपनी ये तारीफें सुन के पता नहीं शर्मा शर्मा कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, जैसे उसने किसी ट्रॉफी को ही जीत लिया हो। मिस्टर वो कहता है कि पास्ट में इनकी फैमिली ने तुम्हारी हेल्प की थी जिली, फिर भी तुम याओ के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। यहाँ पर तो जिली भी बेशर्मों की तरह कहते हैं कि इस मुटकी को मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना भी स्पेशल कुछ नहीं करती मेरे लिए। फिर जीजी कहती कि पता नहीं इस मुटकी में इस बंदे को क्या दिख गया। मिस्टर वो कहते हैं कि तुम बातें बनाने के लिए सिर्फ बॉडी शेप पर ही फोकस कर रही हो, लाइक सीरियसली तुम इतना ज्यादा कैसे गिर सकती हो। क्या कहती कि मैं हाफ मंथ के अंदर अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगी। सभी लोग तो याओ की बातें सुनकर हंसने लगे थे। जीजी कहती कि क्या ही मजाक कर रही हो, तुम्हारा वजन मुझसे 2 गुना है, तुम्हारा वेट लॉस होना तो इम्पॉसिबल है, प्लीज इस तरह हवा में उड़ना बंद करो बेवजह ही। याओ कहती कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ, मैं अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगी। जीजी भी साथ लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम हाफ मंथ के अंदर दुबली पतली सी नहीं हुई तो तुम्हारी शर्त हारने पे ये सजा रहेगी कि तुम्हें नील डाउन होकर 3 बार
पूरी पब्लिक के सामने चिल्लाते हुए कहने कि तुम एक पिगी हो। याओ कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम हारी तो तुम मिस्टर फू से 3 बार माफी मांगोगी। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए इस तरह की शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। जीजी कहती है कि देख ली मुटकी, तेरे हस्बैंड को भी तुझ पर बिलीव नहीं है। याओ कहती है कि अभी क्या सच में आपको मुझ पर बिलीव नहीं है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। याओ कहती है कि मुझे लगता है कि ये जरूरी है, ये हमारे बीच की बात है, इसे अधिक स्पष्ट करना जरूरी है। ये लोगों ने हमें कितना ज्यादा ह्यूमिलेट और बुरा बिहेव किया है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मिस्टर वो सोचता है कि ये सब ये मेरे लिए कर रही है। फिर तभी यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि हाफ मंथ में क्या ही उखाड़ लेती है। इतना कहकर यहाँ पास ये लोग सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर फिर लंच बॉक्स देते हुए कहती है कि हबी जी ये आपका लंच है। मिस्टर फू भी स्माइल करते हैं। याओ कहती है कि मैं अपना वेट लॉस करने के लिए हाफ मंथ तक अकेले रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हाफ मंथ बात का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे और कहते हैं कि ये अभी तक आई क्यों नहीं। तभी जीजी कहते हैं कि बेचारी मुटकी डर के भाग गई होगी, आखिरकार उसे नील डाउन होना पड़ता, उसे कम से कम 1 साल का टाइम तो देना चाहिए था, कम से कम थोड़ी पतली हो ही जाती। तभी वहाँ पर याओ आती है। याओ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और बिल्कुल स्लिम सी हो गई थी। सभी लोग तो यहाँ पर याओ को देखकर शॉक हो गए थे। जीजी कहती है कि ये वो नहीं हो सकती। तभी जीजी कहती है कि ये पतली हो गई तो क्या हुआ, ये मुझसे ज्यादा पतली तो नहीं हुई होगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक तराजू लाया जाए, उस पर वेट को नापा जाए। तभी यहाँ पर जीजी जब अपना वेट नापती है, उस पर तो 110 आ रहा होता है। फिर यहाँ भी अपना वेट नापती है, उसका तो बस 90 आया था। यहाँ पर तो जीजी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है कि तुम हाफ मंथ में अपना वजन कैसे कम कर सकती हो, तुमने चीटिंग की होगी। यहाँ पर तो सभी लोग अब याओ की साइड लेने लग गए थे और जीजी से कहते हैं कि क्यों तुम्हें जेलसी हो रही है कि याओ की वजन वगैरह जो है घट गया और वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो दूसरों को पीछे जितना मत किया करो। वो कहती है कि अब हमारी शर्त के बारे में बात कर ले, तुम इसी वक्त मुझसे और मिस्टर फू से माफी मांगो। यहाँ पर तो सभी लोग याओ की साइड लेते हुए जीजी के खिलाफ बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ अब तुम शर्त हार गई हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जीजी के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होता है, उसे तो गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, फिर वो माफी मांग लेती है। बाकी सब तो ठीक था। यहाँ पर तो जिली भी याओ को घूर घूर के देखे जा रहा था। जीजी ये नोटिस कर लेती है, वो जिली को साइड पे ले जाती है और कहती है तुम उसको इस तरह टुकुर टुकुर क्यों देखे जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसका वेट लॉस हो गया है, तुम उसे पसंद करने लग गए। जिली कहता है कि वो बस एक चंचल सी वुमेन है, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ। जिली कहती है कि ठीक है अभी उन्हें प्राउड हो रहा है तो उन्हें होने दो, उसने मुझे इतने सारे लोगों के सामने माफी मंगवाई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो दूसरी साइड यहाँ पे आओ तो मिस्टर फू से माफी मांग रही होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि लेकिन इतनी सारी बातें तुम्हें मेरी वजह से सहनी पड़ी, तुम मेरी वजह से इतने बड़े झमेले में फंस गए हो। तभी यहाँ पर जीजी कहती है हमारे यहाँ खाना बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुम्हें तो बिल्कुल भी आना चाहिए। यार तुम कभी तो खाना बनाने पे खुशी नहीं हो तो तुमसे आता तो होगा नहीं, मुझे क्या तुम्हें आज खाना बनाना होगा। पर मन में सोचती है देखती हूँ कि इसकी बेइज्जती कैसे नहीं होती। वो कहती है कि इसे क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, सोचती है आखिरकार मैं भी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी शेफ थी। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या हम अब क्या करेंगे। याओ कहती है कि सब तो मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। याओ कहते हैं कि ऑफ कोर्स। फिर बाद में ना वो यहाँ पर पैनकेक और सूप वगैरह बनना आती है, जो बिल्कुल पास्ट टाइम पे न्यू डिश थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर वहाँ पास कैप्टन वांग भी आ जाते हैं और डिश टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि बहुत अच्छा बना है। उन्हें ये डिशेस इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो खाने की प्लेट ही चट कर जाते हैं और याओ की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से वो लोग तो चले गए थे। मिस्टर वो कहते हैं कि मैंने होप नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो। वो कहते हैं कि टैलेंटेड का तो नहीं पता बट थोड़ा सा दिमाग लगा लेती हूँ। मिस्टर फूड डिशेस को टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। याओ तो खुश हो जाती, तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है कि रात का डिनर अभी तक रेडी नहीं हुआ। पर वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा काम पे छुट्टी पर हैं, इसलिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। जीजी कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम सभी को भूखा तो नहीं रखोगी, लेकिन टाइम पे सभी लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, तुमने डिनर रेडी कर रखा भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा डिनर खराब हो गया हो और तुमसे बना ही ना हो खाना बनाते। मैंने सुना था कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, क्या तुम सभी को भूखा ही ऊपर पहुंचा दोगी। तो वो फिर वही डिशेस सबको खाने के लिए देते हैं। यहाँ पर तो खाने के बाद सभी लोग तारीफ ही करने लग गए थे याओ की। जीजी तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, उसे तो खाना बनाना नहीं आता ना। तभी यहाँ पर कैप्टन वांग आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस्टर फू तो यहाँ पर कैप्टन को सब कुछ सच बता देते हैं और कहते हैं कि जीजी ने हमें फोर्स किया था रात का डिनर बनाने के लिए। यहाँ पर तो कैप्टन वांग कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, याओ का डिनर वाकई में बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है।
कैप्टन वांग तो यहाँ पर जीजी को ही सुनाने लगे थे और कहते हैं कि इनकी सैलरी डबल कर देना। इतना कहकर वो तो वहाँ से चले गए थे। बाद में यहाँ पर याओ कहती है हमारी आज की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मिस्टर फू कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पेन केक हर कोई पसंद करता है। बाद में याओ मिस्टर फू के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। मॉम उसे देखकर कहती है मॉम याओ को देखकर कहती है कि मेरी गोली मोली सी फैटी सी लड़की इतनी स्लिम सी कैसी हो गई। क्या कहती है कि स्लिम मैं हो गई हूँ, आप मुझे कम मत आकिए। याओ तो यहाँ पर उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाकर ले गई थी। वो लोग तो खाना खाकर याओ की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि याओ को कुकिंग नहीं आती थी। वो थोड़ा शौक भी थे, बट ये तो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की याओ थी ना, इस वजह से उसे आता था। बाद में याओ यहाँ पर अपने बेडरूम पे बैठी हुई थी। मिस्टर फू यहाँ पर जब वो उसकी तरफ आ रहा होता है तभी वो गलती से गिर जाता है, जिससे याओ का हैंड मिस्टर फू के चेस्ट पे लग जाता है। याओ मन में सोचती है इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, भाई क्या बॉडी है इसकी। फिर सोचती है नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, हमारी मैरिज तो बस एक वन नाइट स्टैंड की वजह से हुई है। मिस्टर फू से याओ कहती है याओ कहते कि तुम एक ब्लैंकेट लेके सो जाओ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग पे यहाँ पर तो याओ के बगल से मिस्टर फू लेटे हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फू की जो है आईज ओपन होती है। यहाँ पर तो याओ उन्हें हक करके सो रही होती है। यहाँ पर वो याओ को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी याओ उठने वाली थी। मिस्टर फू झट से अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं। याओ तो मिस्टर फू को इतना क्लोज देखकर झट से उठ जाती है और कहती है कि अरे नहीं, अब मैंने कल रात क्या कर दिया जो इतना चिपक कर सो रही थी मैं। ओह नो, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। मिस्टर फू तो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। नेक्स्ट सीन में जीजी तो अपनी तारीफें करवाने के लिए कैप्टन फू के लिए अपने हाथों की बनी डिशेस लेके जाती है। कैप्टन फू को वो डिशेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तो वहीं पे बुराई करने लगे थे और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया और गुस्से से ही खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन फू का मैनेजर तो जीजी को बहुत ज्यादा डांटता है। बाद में आओ यहाँ पर कैप्टन फू के लिए लंच बनाती है। उनको वो लंच तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। कैप्टन फू कहते हैं कि मैंने कभी भी इतना डिलीशियस फूड नहीं खाया और यहाँ पर याओ की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। कैप्टन फू तो खाना खाकर इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि वो सभी को बुला लेते हैं और मिस्टर फू को भी ड्रिंक करवा देते हैं। बाद में यहाँ पर मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा डरली हो गए थे। याओ यहाँ पर उनकी केयर कर रही होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि वाइफी देखो मेरे कपड़े कितने ज्यादा गीले हो गए हैं। याओ कहती है कि डोंट वरी मैं टॉवेल लेके आती हूँ। उसके लाने से पहले ही मिस्टर फू यहाँ पर अपनी शर्ट ओपन कर देते हैं। मिस्टर फू तो शर्टलेस होते हैं। याओ तो यहाँ पर उन्हें घूरी जा रही थी और सोचती है कि मेरे हस्बैंड की बॉडी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। याओ सोचती है मैं तो ऐसी पर्सन नहीं थी जो किसी की बॉडी से अट्रैक्टेड हो जाऊं। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक होता है। याओ इस वजह से उसे बेड पे लिटा देती है। याओ भी उनके बगल से लेट जाती है। मिस्टर फू तो उसके ऊपर हैंड रख लेते हैं। याओ कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो, अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसे देखा तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा आज। याओ तो डर जाती है और अपनी आईज क्लोज कर लेती है। फिर अपनी आईज ओपन करके कहती है कि और अगर मैं ना करूँ तो, और बाय द वे तुम मुझे कैसे खा जाओगे, या तुम कोई जानवर हो। मिस्टर फू कहते हैं कि बताता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे किस कर लेते हैं। बेचारी याओ तो यहाँ पे शॉक हो जाती है और अपनी लिप पे हैंड रख के कहती है कि ये क्या हो गया, और बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है और सोचती है कि मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। बेचारी याओ यहाँ पर इतनी ज्यादा शाय फील कर रही होती है कि वो अपने सर पे ब्लैंकेट ही डाल लेती है। मिस्टर फू तो यहाँ पर उसका ब्लैंकेट खींचने लगे थे और याओ कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ठंड लग रही है। मिस्टर फू तो उसे पकड़कर टाइटली हक करके सो जाते हैं। याओ सोचती है वैसे ये कितना ज्यादा हैंडसम है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फू तो यहाँ पर याओ को देख रहे होते हैं। याओ तो सो रही थी। जैसे ही वो अपनी आईज ओपन करती है वो मिस्टर फू को खुद को देखता हुआ देखकर झट से उठ जाती है। मिस्टर फू भी उठ जाते हैं। याओ तो जैसे बेड से उठ के जाने वाली थी तभी वो एक्सीडेंटल गिर जाती है और वो मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है, जिससे उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। खैर यहाँ पर तो दोनों ही शॉक हो गए थे। फिर वो मिस्टर फू से अलग होकर कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम गलत मत सोचना, मैं तुम्हारा एडवांटेज दोबारा नहीं उठाऊंगी। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बोले जा रही थी। मिस्टर फू तो उसे पकड़कर किस कर लेते हैं और किस करने के बाद वो तो यहाँ से चले गए थे। पीछे से बेचारी याओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नेम एलेन होता है। एलेन जो कि आकर सीधे फू को हक करने वाली थी लेकिन फू से पहले ही दूर कर देता है। एलेन कहती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों कर रहे हो, तुम तो अभी तक नहीं बदले, बहुत ज्यादा रूड हो। मिस्टर फू कहते हैं कि थोड़ा सा तुम अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। एलेन कहती है कि मैं तुम्हें चेसेंट करना चाहती हूँ और तुम्हें कब से फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक तुम्हें इतना रूडली बिहेव करना बंद कर देना चाहिए। के अलावा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम मैरिड हो। क्या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम अभी भी बहुत ज्यादा शाय हो। तो मिस्टर फू याओ को अपनी साइड करते हुए कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है। कहती है कि क्या तुम लोग सचमुच मैरिड हो। याओ कहती है कि हाँ हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। एलेन मन में सोचती है मैं कुछ दिन लेट क्या हुई, इसने तो किसी और से मैरिज कर ली। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैंने मिस्टर फू से सच्चा लव किया है, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी।
फिर यहाँ पर एलिन बिल्कुल भोली वाली सी नौसर बनते हुए कहती है कि माफ करना, मैंने गलत समझा। फिर आप तो मेरी सिस्टर इन लॉ हुई ना। एलिन कहती है कि हमारे छोटे में एंगेजमेंट हो गई थी और फिर एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, लेकिन मैं फिर नहीं भूल पाई और मिस्टर फू के बारे में सोचती रही। और मिस्टर फू से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह के ग्रामीण इलाकों पर रहो। मिस्टर फू तो यहाँ पर नहीं मानते। एलिन जब देखती है कि बात उसकी नहीं बन रही है तो फिर वो बात ही पलट देती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक ही कर रही थी, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच कितना प्यार है। यहाँ पर तो याओ जेलस हो रही थी लेकिन वो शो नहीं होने देती। बाद में याओ सोच रही थी कि उसकी ऑलरेडी एक फियांस है। मैं तो इस मिस्टर फू को भी नहीं जानती अच्छे से। उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं है। उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी भी है। हालांकि मैं पहले से जानती हूँ कि वो एक सिटी बॉय है। मैं जल्दी या बाद में वापस चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। तभी वहाँ पास एलेन आकर कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। बाद में याओ जब लेटे हुए थे तभी यहाँ पर बाहर से मिस्टर फू आते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थे और उन्हें ना बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा होता है। मिस्टर फू तो यहाँ पर याओ के ऊपर ही आ जाते हैं और उसे किस करने लगे थे। मिस्टर फू तो उसे छोड़ ही नहीं रहे होते, याओ भी उसे किस बैक करने लगी थी और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है। तो मिस्टर फू को अपने बगल से लेटा हुआ देख कर झट से उठ जाती है और यहाँ पर वो कहती है कि हो गया कांड, ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने सपना देखा हो। मिस्टर फू तो यहाँ पर उठ जाते हैं और कहते हैं कि किस बारे में सपना देखा। या कहते हैं कि किसी के बारे में भी नहीं। या तो यहाँ पर एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। बाद में यहाँ पर या मिस्टर फू के साथ अपनी मॉम के पास आई हुई थी और यहाँ पर मॉम तो कुछ बातें कर रही होती हैं और कहती हैं कि उसकी तो कोई और लड़की आ गई है ना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देती हूँ जिसे तुम्हारी अच्छे से मैरिज हो जाएगी। मिस्टर फू तो ये सब बातें सुन लेते हैं। वो तो इतना कहकर रूम में चले जाते हैं कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। वो रूम में होते हैं तभी वहाँ पे याओ आती है। मिस्टर फू याओ से कहते हैं कि क्या हम एक बेबी करें। याओ कहती है कि तुम सडनली बेबी क्यों चाहते हो। मिस्टर फू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम मेरे बारे में चिंतित है, एक बेबी को बर्थ देने से ये मेरा तुमसे सबसे अच्छा वादा होगा। याओ कहती है कि ये मेरी मॉम की सब जो है ऐसे बकवासी वो करती रहती हैं, तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ ना। याओ कहती है कि एक्चुअली मुझे ना डर लगता है, अभी मैं काफी ज्यादा यंग हूँ, क्या तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। या तो कहती है तुम सीरियस हो। मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। या अभी कुछ नहीं कहती है ना ही उसे मना करती है। मिस्टर फू तो उसके क्लोज आ रहा होता है। यहाँ पर फिर मिस्टर फू याओ को किस करते हैं। याओ भी उन्हें मना नहीं करती है। फिर यहाँ पे ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में याओ से मिस्टर फू कह रहे होते हैं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना, तुम मुझे बता सकती हो। मन में सोचती है ओ गॉड क्या मैंने ये कैसी कैसी बातें मेरे सामने कर रहा है। ये कैसी व्यक्ति हूँ जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई हूँ, ये खुलेआम मुझसे कैसे बातें कर रहा है। मिस्टर फू तो अभी भी नहीं रुकते और कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। पर कहती कि कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा, तुम बोल नहीं पा रही हो। और उसका ब्लैंकेट उठाकर देखने वाले थे या यहाँ पर उन्हें रोक देती है और कहती है कि बस करिए। मिस्टर वो कहते हैं कि तुम शायद फील कर रही हो, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं। तभी डोर पर मॉम नॉक करती है। मिस्टर वो कहते हैं कि इतने अच्छे टाइम पर अब कौन आ गया। कहती है कि तुम लोग इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों चले गए और अभी कुछ लोग आए हैं तो तुम उनसे मिल लो। या वो कहती है कि ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले चलिए हम मॉम की बात सुन लेते हैं। मिस्टर वो कहते हैं कि ठीक है और इसे किस करके कहते हैं कि चलो। फिर बाद में जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं यहाँ पर तो एलन की तबीयत खराब थी और उसे फीवर वगैरह हो गया था। एक आंटी कहती है कि इसे डॉक्टर की जरूरत है। मिस्टर फू वहाँ पे कहते हैं कि इस टाइम पे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, काफी ज्यादा रात हो गई है। एक इंजेक्शन लाकर एलन को फिर लगा देते हैं। कहता है कि मैं पहले एक सैन्य में एक डॉक्टर ही था, इसलिए मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। तभी एक आंट याओ से कहती है कि तुम देख रही हो मिस्टर फू एलन की कितनी ज्यादा केयर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से मिस्टर फू चले जाएं और तुम एक ऐसी ही बिछड़ी सी वुमेन बन जाओ। याओ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप ये सब मेरे भले के लिए कह रही हैं, मुझे लगता है कि आपको किसी ने ऐसा कहने के लिए कहा है, उसे लाभ होगा। क्या आप यहाँ पर मुझे डिवोर्स दिलवाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर याओ भी यहाँ पर उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अगर आपकी दरवाजे पर कोई आधी रात को आता है आपसे हेल्प मांगने के लिए तो क्या आप उनकी हेल्प नहीं करेंगी, या फिर ये आप कर ही नहीं सकती। लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं। फिर तभी यहाँ पर एलन को होश आ जाता है और एलन कहती है कि आप मेरे सामने मिस्टर फू का मैं सपना तो नहीं देख रही। सो कहता है कि तुम्हें बहुत तेज फीवर था, मेरी आंट ने यहाँ पर हमें बुलाया तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें एक इंजेक्शन दे दिया, इसलिए से बुखार जल्दी उतर जाएगा। चलो ठीक है तुम अब रेस्ट करो, अब हम चलते हैं। एलन कहती है कि माफ करना सिस्टर इन लॉ, मुझे सचमुच बहुत तेज फीवर हो गया था और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी,
जिस वजह से मैंने मिस्टर फू को बुलाया। मिस्टर फू तो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे तो सचमुच आपसे जेलसी होती है। यहाँ मन में सोचती है, ओ गॉड कितना इरिटेट करती है ये, जब से बकबक किए जा रही है बंद नहीं कर रही है, ये नहीं कि जाके अपना रेस्ट करे। मैं भी टाइम ट्रेवल कर कर एक विलेज के साइड पे आ गई हूँ, जहाँ पर मैं तो कंट्री वुमेन बनी गई हूँ। फिर यहाँ कहती है कि जो कि तुम अब ठीक थोड़ा सा हो गई हो और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम रेस्ट करो, अब हम चलते हैं। आखिरकार मिस्टर फू को काम जो है। एलिन तो मिस्टर फू के नेक पे लव बाइट देख लेती है, सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं जब मुझे फीवर हो गया था तब ये दोनों एक साथ थे। फिर एलिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, एक तो मुझे इतना तेज फीवर हो गया है, दूसरा इस विलेज में मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है, ऊपर से तुम मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। हो गया, कोई बात नहीं, आप मेरी हेल्प मत करिए, आप जा सकते हैं, मैं अकेली रह सकती हूँ। यहाँ तो यहाँ पर एलिन की सारी चालें समझ रही होती है और कहती है मिस्टर वो आप चले जाइए, मैं यहाँ पर एलिन की देखभाल कर लूंगी। ऐसे भी इसका यहाँ पर कोई भी रिलेटिव नहीं है, इसलिए मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। एलिन कहती है कि मुझे पता था कि आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर वो कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि आओ बहुत ज्यादा मेहनत करती है, मैं आंट को कुछ पैसे दे दूंगा, वो तुम्हारी केयर कर लेगी। इतना कहकर तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ याओ जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी और सोचती है उसने मुझे जाने के लिए कहा, क्या वो अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के साथ रहना चाहता है? क्या मैं एक जोकर हूँ जो उसकी सारी बातें सुनूं? वो मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकता है? साइड पे खड़े होकर मिस्टर वो तो सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब याओ की नजर मिस्टर वो के ऊपर जाती है, वो कहती है कि तुम अंदर कैसे आए? मिस्टर वो कहता है कि ओ मेरी वाइफ ही इतना ज्यादा मेरे लिए वरीड हो रही है, या फिर ये कहूँ कि जेलस हो रही थी। तो वाइफ ही सुनो, मैंने आंट को कुछ पैसे दे दिए हैं, वो एलन का ख्याल रख लेंगी, चलो तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। मिस्टर वो तो यहाँ पर फिर उसे हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ ने ऐसे ही अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया था और उसने सबसे बड़े गेस्ट को जो है खिलाया था। उसकी बनाई हुई चीजें तो सबको बहुत पसंद आ रही होती है। पर्सन कहता है कि लगता है मैंने इसे कभी नहीं खाया। बाद में ये लोग अपने बेडरूम में होते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुमने पर्याप्त आराम नहीं किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, और यहाँ पर याओ की केयर कर रहे होते हैं। फिर उसे किस करने लग गए थे। यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में तो वो पर्सन वापस से आता है और कहते हैं कि आपका खाना इतना अच्छा होता है कि मैं आपके हाथ ही चूम लूं। फिर वो तो झट से अपनी वाइफ को अपनी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी वाइफ ही है। वो बंदा कहता है कि प्लीज आप गलत मत समझिए, ये हमारी कंट्री में एक सेरेमनी है, मैं आपकी वाइफ की कोई एडवांटेज नहीं उठा रहा। मिस्टर वो कहते हैं कि माफ करना लेकिन मैं थोड़ा सा रूड हूँ। वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, आजकल के यंग लोग ऐसे ही होते हैं। फिर वो लोग चले गए होते हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हें जेलसी हो रही थी ना, तुम्हारा फेस तो देखने लायक था। मिस्टर वो कहते हैं कि हाँ मुझे हो रही थी जेलसी, और तुम्हें मुझे आज कंफर्ट करना होगा। इतना कहकर वो तो उसे किसी करने लग गए थे। बाद में मिस्टर फू कह रहे होते हैं कि क्या हम अभी एक बेबी नहीं कर सकते? क्या कहते हैं कि हबी जी, ये हमारी एज अभी हमारी करियर बनाने की है, और रही बात प्यार की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, और मेरे दिल और आंखों में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मिस्टर फू कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहकर उसे किस करने लग गए थे। दूसरी तरफ जीली जब अपनी मॉम के साथ आ रहा होता है और मॉम से कहता है कि मॉम आजकल ये लोग इतने खुश कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे इसकी मॉम बताती है यहाँ तो बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई है, और वो बिल्कुल शेफ के जैसे काम करती है और उसका पैसा भी बहुत ज्यादा कमाती है। यहाँ पे जीली कहता है कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी और मैं कॉलेज भी नहीं गया, और मैंने जीजी की फैमिली वालों को भी नाराज कर दिया। मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर बन गई है। मैंने सोचा कि मैं इस जिंदगी में उससे बदला नहीं ले पाऊंगा। अब तो उसका एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे जिली अपनी मॉम से कहता है कि मामा पहले वापस चाहिए, मैं थोड़ा देर से आता हूँ। तभी वहाँ पास ही आओ जब जा रही होती है, तभी जिली उसके बैग पे हिट करके वहाँ से बेहोश करके ले जाते हैं। बाद में जिली ने तो वो याओ के हाथ पैर वगैरह बांध रखे थे, तभी याओ को हो जाता है। जिली कहते कि आखिरकार तुम जाग गई। याओ कहते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिली कहते कि तुम्हें क्या पता, तुमने मेरी लाइफ तो मौत से भी बदतर बना दी है। तुमने मुझे जेल में डलवा दिया, फिर मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया। गाँव वालों के सामने तो मेरा मजाक बन चुका है, वो मेरे पीठ पीछे हंसते हैं। तुम्हें तो ये सब जानकर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा ना। वो कहते कि तुम मेरे आसपास नहीं होते हो और मुझे तुम्हारी याद भी नहीं आती, और मैं तुम्हें याद भी क्यों करूं। जिली कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा ना, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा रिच हो गई हो, मुझे $10,000 दे दो वरना तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते कि तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नोट छोड़ा था, मुझे जो पैसा चाहिए वो तुम लेकर क्यों नहीं आए, और कहाँ है पैसा? मिस्टर फू कहता है कि उसे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे एक साइड से एक्सचेंज करूंगा, तुम दूसरी साइड से मुझे याओ को दे देना। जिली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर बिलीव करूंगा? वैसे ये पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसने मेरी लाइफ हेल बना दी है, इसे तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। याओ कहते कि तुम्हारी लाइफ हेल तुम्हारी वजह से बनी है, ना कि मेरी वजह से। तुम मुझे सिर्फ ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारे गुण ही ऐसे हैं, ऊपर से तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो।
जिले कहता है कि मैं तुमसे एक और चांस मांगता हूँ, मुझे पता है कि तुम मैरिड हो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, बस मुझे एक चांस दे दो। फिर मिस्टर वो आकर उसे किक करता है और उसे बहुत ज्यादा कूटने लग गया था। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर जिले को पकड़ लेती है। जिले तो चिल्लाते रह जाते हैं कि मुझे एक और चांस दे दो। मिस्टर फू तो यहाँ पे याओ के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। याओ कुछ बोलती उससे पहले याओ यहाँ पर तो भी होश हो गई थी। बाद में याओ तो यहाँ पर बेड पे लेटी हुई थी। याओ को होश आते हैं। याओ कहती है कि तुम मेरी इतनी देर से केयर कर रहे थे। मिस्टर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गया था तुम्हारे लिए। अब तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। याओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थकान सी महसूस हो रही है। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर आए थे और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। याओ तो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या। फिर वरीड होते हुए कहती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है। मिस्टर वो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी मैरिज एजेंडे में हो रही है, हम अब और देरी नहीं कर सकते। बाद में उनकी मैरिज स्टेज पे खड़े सबके सामने होती है और वो लोग भी सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर तो सभी लोग देखकर खुश हो रहे होते हैं। मिस्टर फू याओ से कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुमसे दोबारा परफेक्ट वेडिंग कर ली। याओ कहती है कि आखिरकार हमारी लाइफ कंप्लीट हो गई, बस खुशियां ही खुशियां होंगी। और यहाँ पर ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कहानी जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।